तो ये देखो लाइव क्लास चल रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब सुन सकते हैं मुझे? भाई आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कैसे हैं भाई आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नूरुलैन, आपको आवाज़ नहीं आ रही है? बाकी सबको तो आ रही है भाई आवाज़। अच्छा, तो आप लोगों से मैंने कल की क्लास में कहा था कि टेस्ट होगा आप लोगों का, सही है? तो अभी हम जल्दी से आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, आप लोगों का जो रिजल्ट है, जो चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हुआ था, कल इंशाल्लाह ज़रूर डल जाएगा, सही है भाई? कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी ना, तो मुझे टाइम मिल जाएगा रिजल्ट अपलोड करने का। इंशाल्लाह मैं कल ग्रुप पे रिजल्ट अपलोड कर दूंगी, सही है? आज जो आप लोगों का अभी टेस्ट है, मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर बेस्ड टेस्ट ले लेते हैं, छोटा छोटा सा, सही है? एमसीक्यूज वाले बहुत टेस्ट हो गए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर बेस्ड ले लेते हैं, सही है? तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है भाई? और उसके लिए मैं टाइम बता दूंगी, टाइम लिमिट कितनी है, उस हिसाब से आपने उसका आंसर लिखना है, सही है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखे भाई सब पहले। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन माइक्रोस्कोप and write down any 4 differences in between light microscope and electron microscope. ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। define microscope and write down any 4 differences in between light microscope and electron microscope. और टाइम जो आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, that is 3 minutes, सही है भाई? चलिए भाई शुरू हो जाए जल्दी से, लिखिए आंसर सब। एनी 4 पॉइंट्स, हाँ भाई निकल 4 पॉइंट्स लिख लें। अब देखना है आपकी जो लॉजिक है, आपका दिमाग है, वो कितना काम करता है। चौथा पॉइंट आप क्या बनाती हैं?
डन हो गया भाई सबका? लिख लिया सबने? जी बेटा मैंने अभी अभी देखा, ये एक क्वेश्चन का इन लोगों का टेस्ट हो गया भाई। डिफाइन माइक्रोस्कोप एंड राइट डाउन एनी 4 डिफरेंसेस इन बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। भाई बाकी जब जो भी लिख रहे थे बताएं तो कम से कम लिख लिया या नहीं? आगे चले फिर हम लोग। जल्दी लिखें भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी था, ये तो हो जाना चाहिए था अभी तक। छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा तो इसी सवाल का टेस्ट था भाई आज आप लोगों का। अब चलते हैं हम। अच्छा ये बताएं भाई सबके फोर्थ पॉइंट क्या लिखा आप लोगों ने, ये बताएं फोर्थ डिफरेंस क्या लिखा आप लोगों ने? तो भाई कल क्यों नहीं बताया फिर? अब उसको छोड़े, ये बताएं आप लोगों ने फोर्थ पॉइंट लिखा है क्या डिफरेंसेस में? बेटा आप लोग कहाँ गायब हैं? आवाज आप लोगों को मेरी आ रही है या नहीं आ रही है? तो जब आवाज आ रही है तो आप लोग ये बता क्यों नहीं रहे मैसेज में बेटा? इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आपका टीचर आपसे एक बात पूछ रहा है, आप लोग खामोशी से एक तरफ बैठे हुए हैं। जो बात पूछी जा रही है कम से कम उसका जवाब तो दें। लिख रही हूँ, एक पॉइंट पूछा है कि फोर्थ पॉइंट कल 3 समझाए थे आप लोगों को, लास्ट आप लोगों ने कौन सा लिखा ये पूछा जा रहा है। वो लिखने में इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को?
फोर्थ पॉइंट के अंदर आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो इजीली हैंडल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है, वो इजीली हैंडल नहीं हो सकता, सही है, पोर्टेबल नहीं है। जबकि लाइट माइक्रोस्कोप को इजीली हैंडल किया जा सकता है, पोर्टेबल होता है, उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। फिफ्थ पॉइंट आप एक बेतुका सा पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप इज कंपैरेटिवली चीप, सस्ता होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाखों रुपयों का होता है, बहुत महंगा होता है, सही है। ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे। बाकी आप लोगों को फर्स्ट 3 पॉइंट्स मैंने बता ही दिए। अच्छा, और नेक्स्ट टाइम से भाई जरा जल्दी जवाब दीजिएगा, चाहे आप लोग टेस्ट क्यों ना कर रहे हो, टेस्ट रोक के पहले जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद कोई काम करिएगा। अच्छा, तो लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने बता दिया था कि भाई ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यूकैरियोट्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड दोनों ऑर्गेनेल्स होते हैं। नहीं, इस सेल्स की पिक्चर रहने दें, रहने दें, खैर। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं और नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं, सही है। राइबोसोम्स दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए भाई, ये लिखा हुआ है फ्री राइबोसोम्स, सही है। ये आपको डॉट डॉट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम या तो आपको मिलते हैं किस पे, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं जैसे यहाँ पे बिखरे हुए हैं, ये देखिए जैसे ये बिखरे हुए हैं, या फिर आपको ये वाला ऑर्गेनल नजर आ रहा है, दिस ऑर्गेनल, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की आप जरा सरफेस के ऊपर देखें, ये आपको जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, ये भी क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है। तो राइबोसोम दो जगह मिलते हैं बड़े सेल्स के अंदर, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही फ्रीली मौजूद होते हैं, और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर चिपके हुए होते हैं, सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, एक ऑर्गेनल है, सिंपल, ठीक है। अब अगर आप इस पॉइंट को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स का साइज छोटा छोटा होता है, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे अटैच्ड नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स का साइज बड़ा होता है और वो साइटोप्लाज्म में फैले हुए भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे अटैच्ड भी होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि जब प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स दोनों जगह मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म में फैले हुए भी हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच भी हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच क्यों नहीं होते? कोई बता सकता है इसका जवाब? नहीं, इसकी डायग्राम नहीं बनानी होती। इसका जवाब बताएं भाई कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच क्यों नहीं होते? Any guess?
चलिए भाई इकरा आप बताएं क्यों होता है ऐसा, क्यों अटैच नहीं होते ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ओ वजिया ने क्या जवाब दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होती है। क्यों नहीं होती उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेटा, क्यों नहीं होती उनके पास? सही डायरेक्शन में जा रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, बता रही हूँ आपको। सवाल नेक्स्ट अब आपसे ये है कि क्यों नहीं होता उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये फराज भाई आए भाई, जवाब फेंका इन्होंने। एक्सीलेंट आंसर बोथ ऑफ यू, वजिया एंड फराज, सही जवाब दिया बिल्कुल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही है। जब वो होगा ही नहीं तो राइबोसोम अटैच नहीं हो सकेंगे उससे, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे अटैच नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी फैले हुए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी ये सेल दिखाया था ना, ये यूकैरियोटिक सेल है। इस सेल के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी फैले हुए हैं और आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी नजर आ रहे हैं, सही है। तो यूकैरियोट में दोनों जगह मौजूद होते हैं। क्लियर हो गई बात? और नीचे जो है वो आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं भाई, याद रखिएगा ये बात, जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, आगे 10,000 दफा यही बात आएगी। क्या समझ नहीं आया फराज, क्या बात समझ नहीं आई आपको? राइबोसोम नहीं समझ में आया, बताया तो था। वैसे तो हम राइबोसोम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे की कुछ क्लासेस में, बट मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया तो था कि जो डॉट डॉट से स्ट्रक्चर्स है ना, ये राइबोसोम्स हैं, ये छोटे छोटे हैं। अब ये क्या होते हैं, क्या काम होता है इनको? नूरुलैन आपको भी क्यों समझ नहीं आ रहा बेटा, ये तो इतनी आसान सी बात है। देखें हम राइबोसोम्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि उनका काम क्या होता है, वो बनते कैसे हैं, कहाँ बनते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, सही है। आपको भी समझ तो कहाँ गायब थे आप लोग इतनी देर से? जब मैं पूछ रही हूँ कोई भी चीज तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते भाई, कहाँ गुम बैठे रहते हैं? इतनी देर से आप में से किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, बोले कि मैं समझ नहीं आ रहा, दोबारा आप समझा दें, खामोश बैठे हैं, अजीब। प्रोकैरियोटिक में इसलिए नहीं होते फराज क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है ना, वो समझ ले बहुत बाद में आए हैं। प्रोकैरियोन्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो दुनिया में सबसे पहले आए। अब जो चीज इस दुनिया में सबसे पहले आएगी वो सिंपल ही होगी ना, वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत मुश्किल टाइप की थोड़ी होगी कि उसमें सभी कुछ मौजूद है, वो परफेक्ट थोड़ी होगी बेटा। जब दुनिया में पहला जहाज बना था तो वो इतना कोई बेकार बना था जिसकी कोई हद नहीं। होते होते आपके पास जहाज की वो शक्ल मौजूद है ना, जिसमें 150 तक लोग बैठ सकते हैं आराम से और वो मुल्कों घूम सकता है, और इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी उसके अंदर मौजूद है। तो जैसे जैसे चीजें बाद में आती जाती हैं उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है, सही है। आईफोन का जो अब जो मॉडल है वो सबसे ज्यादा बेहतर है अपने पुराने मॉडल से। इसी तरह से जो सेल्स सबसे पहले आए इस दुनिया में, उनके अंदर सारी परफेक्ट चीजें मौजूद नहीं थी। जैसे जैसे बाद में एवोल्यूशन होती गई, हमने चैप्टर नंबर 1 में एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था ना कि ऑर्गेनिज्म माहौल के चेंज होने के साथ साथ अपने आप को चेंज करते हैं।
ताकि वो इस दुनिया के अंदर बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सके। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन आई, नए नए ऑर्गेनिजम्स बने, तो उनके अंदर मजीद बेहतर सेल्स आए। जब मजीद बेहतर सेल्स आए तो उनके अंदर मजीद बेहतर ऑर्गेनल्स मौजूद थे। अब समझ में आ रही है बात? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अच्छे ऑर्गेनल्स हैं, जो कि अच्छे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अच्छे मतलब जो एडवांस जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके अंदर पाए जाते हैं। जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस दुनिया में सबसे पहले आए, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। आप समझ में आई फराज आपको बात? ये टॉपिक कल का था, अगर कल आपको नहीं समझ में आया था मुझसे कल ही पूछ लेते, मैं क्लियर कर देती बात को। पूछते ही नहीं आप लोग। अच्छा, तो नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स छोटे छोटे होते हैं और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच नहीं होते। इसलिए अटैच नहीं होते बेटा क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता ही नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स में क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, तो राइबोसोम बड़े बड़े साइज के होते हैं और साइटोप्लाज्म में फैले हुए भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए भी होते हैं, जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर भी बिखरे हुए हैं, ये रहे भाई। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर आप देखें तो ये डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर डॉट डॉट करके जो दानेदार आपको इसकी अपीयरेंस दिख रही है, ये क्या है? ये राइबोसोम्स ही है। अब समझ में आया नूरुलैन, इकरा? या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यूकैरियोट्स में क्या बताऊं? ये भी बता दें कि मैं क्या बताऊं, तो मैं दोबारा समझा दूंगी। यूकैरियोट्स में कुछ भी समझ नहीं आया आपको? तो ये जो आपके सामने सेल नजर आ रहा है ना बेटा, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की पहचान क्या होती है कि इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये आपको नजर आ रहा है बीच में बॉल, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन भी होते हैं। कल मैंने क्लास में आप लोगों को समझा दिया था कि मेम्ब्रेन बाउंड वो होते हैं जिनके ऊपर लिपिड की लेयर से जो ढके हुए होते हैं, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वो होते हैं जो किसी लिपिड की लेयर से ढके हुए नहीं होते। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड भी पाए जाते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। और साथ में मैंने ये भी बता दिया अब कि यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम का साइज बड़ा बड़ा होता है, जैसे आपको इस सेल में नजर आ रहा है, आपको विजिबली राइबोसोम नजर आ रहे हैं। तो वो साइटोप्लाज्म में भी फैले हुए होते हैं और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी आपको अटैच मिल रहे होते हैं, उनकी सरफेस भी दाने 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 बन के अटैच होते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका आयशा, मैं यही बताने वाली थी अपना लास्ट पॉइंट, कि ये बात याद रखिएगा, इस दुनिया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा कोई प्रोकैरियोट नहीं होता। सही है। मैंने ये अपनी पिछले 4 साल टीचिंग की जिंदगी में भी मैंने ये बात नोटिस की है, बच्चों को बता बता के थक जाओ, वो फिर भी एनिमल्स को घुसा देंगे, प्लांट्स को घुसा देंगे, फंजाई घुसेड़ देंगे, मतलब समझ नहीं आता उनको। ये बात अपने पल्ले से बांध लें भाई, प्रोकैरियोट्स सिवाय बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के कोई नहीं होता इस दुनिया में।
बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स है ना वो सब के सब क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। एग्जाम्पल याद रखने का आसान तरीका, छोटी वाली एग्जाम्पल याद रखें, बड़ी वाली आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोकैरियोटिक, सही है। बाकी जितने आपको याद आते हैं ना, एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, सब क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगी इस चीज के बारे में? ओके फाइन, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं सेल की तरफ, सही है। कल की क्लास में आपको याद होगा कि हमने सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल की एक व्हाट द हेल, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल की, और उसके बीच में ये न्यूक्लियस मौजूद है, सही है भाई। तो आपको पहले भी बताया था, चलिए भाई अब आप लोग बताएं, सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, ये रही सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाती है, बताया भाई? द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड, अस्तगफिरुल्लाह वजीहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल की बात हो रही है, सेल 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 मेम्ब्रेन भाई, एक्सीलेंट आंसर, सेल मेम्ब्रेन आ गई। और सेल मेम्ब्रेन को किसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, इकरा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये एक ही बात है, चाहे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या आप सेल मेम्ब्रेन बोले, एक ही बात है, सही है। अच्छा, अंदर का जितना भी कुछ है, अंदर का जितना भी कुछ है वो क्या कहलाता है, जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है वो क्या कहलाता है भाई? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, एक्सीलेंट आंसर, सही है भाई। जो भी सेल के अंदर है, जितना भी कुछ है, वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जो बाहर वाला पोर्शन होता है जहां पे सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाता है भाई? प्रोटोप्लाज्म के बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आउटर पार्ट। नहीं, आयशा का गलत जवाब था भाई। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड, आउटर पार्ट का नाम बताएं भाई अभी सिर्फ, साइटोप्लाज्म भाई, साइटोप्लाज्म, सही है भाई, ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म। और जो अंदर एक गोल सी बॉल है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियस कहलाती है, वेरी गुड, ये हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक एडिशनल लेयर मौजूद होती है, एक एडिशनल लेयर मौजूद होती है, हर सेल में नहीं होती ये लेयर, सिर्फ कुछ सेल्स के अंदर पाई जाती है। और ये एडिशनल लेयर जो होती है बेटा, ये क्या कहलाती है, बताएं भाई? सेल वॉल कहलाती है, एक्सीलेंट आंसर, सही है। तो ये कौन से सेल्स में पाई जाती है ये भी बता दें। सेल वॉल हर सेल में नहीं पाई जाती, कौन कौन से सेल्स में पाई जाती है? इकरा, एनिमल सेल्स में सेल वॉल होती है? कैसी बातें कर रही हैं? प्लांट सेल्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, सही है, यानी प्लांट्स
और उनसे मिलते जुलते जो ऑर्गेन है, कोई बात नहीं हो जाता है तो प्लांट्स और प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। अब देखिए हम हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, हम सेल वॉल भी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म भी पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो हम सब पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे। तो सेल को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अंदर से बाहर की तरफ जाएं, पहले आप न्यूक्लियस पढ़ें, फिर साइटोप्लाज्म, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, या फिर आप अंदर से बाहर की तरफ जाएं, पहले सेल वॉल पढ़ें, सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आसान ये होता है कि आप बाहर से अंदर की तरफ जाएं, आप पहले सेल वॉल पढ़ें, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आसान होता है, तो इसलिए हम इसी तरीके को फॉलो करेंगे और आगे चलेंगे भाई। सही है, तो स्टार्ट करें सेल वॉल। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो बता दें जल्दी जल्दी। ठीक है भाई। अच्छा, वो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है असरा, यानी क्रोमोसोम्स से बना हुआ होता है। सही है, वो भी क्या होते हैं हम न्यूक्लियस में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ही ना लें आप। बहुत बहुत खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है अभी किताब में, बहुत लंबा चैप्टर है, सब चीजें पढ़ेंगे हम सेल के बारे में। अच्छा, तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। इनके अंदर सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। नहीं बेटा नूरुलैन, क्रोमोसोम्स अलग है, डीएनए अलग है, उन दोनों में क्या फर्क होता है जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना मैं तब आपको क्लियर कर दूंगी। सही है, अच्छा जी। तो सेल वॉल जो है वो क्या पूछ रही है बेटा? क्रोमेटिन नेटवर्क का क्या पूछ रही है? नहीं नहीं, उसको डीएनए नहीं बोलते, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम से बनता है, क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, डीएनए अलग होता है। सही है, उनमें क्या फर्क होता है मैं आपको बता दूंगी जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे उसमें। सही है भाई, अभी यहाँ पे आ जाए। सेल वॉल आपका इंतजार कर रही है। तो सेल वॉल क्या है भाई? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है प्लांट, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई की, और एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। सही है, नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज नॉन लिविंग इन नेचर, यानी सेल वॉल जो होती है वो लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता, वो नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग चीजों से बनी हुई होती है। सही है, अंदर का पूरा सेल लिविंग होता है, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, पूरा सेल लिविंग है, लेकिन जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है ना तो सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, ये बात याद रखिएगा। इट इज द ओनली नॉन लिविंग पार्ट इन प्लांट, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। सही है, तो नॉन लिविंग इन नेचर है एंड इट इज परमिएबल। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट परमिएबिलिटी मीन्स? एनी वन ऑफ यू, परमिएबल होने का मतलब क्या होता है? एनी वन? Nope, it's not permanent. It's not permanent. देखिए तीन चीजें होती हैं, एक होता है परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल
और एक होता है इम्परमिएबल। ये 3 टर्म्स होती हैं। क्या आप में से किसी को पता है व्हाट इज परमिएबल? नो, परमानेंट भी नहीं होता, प्रेजेंट भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई असरा तो लॉजिक लगा रही हैं, तुक्के मार रही हैं तुक्के और कोई क्यों नहीं मार रहा? तब कहाँ गायब है? अलाउइंग लिक्विड्स एंड प्रोटीन्स टू गो इनसाइड। वजिया, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये सारे लिक्विड्स और प्रोटीन्स को अलाउ कर देता है जाना, या कुछ को रोक देता है? परमिएबल में सब चला जाता है या कुछ रह जाता है, कुछ नहीं जा पाता? नो आयशा, समथिंग हैविंग pores is not the right answer. हाँ भाई वजिया बताएं, क्या वो सारी चीजों को अलाउ कर देता है या कुछ चीजों को रोक भी देता है? हाँ भाई सॉरी, मैंने जरा माइक ऑफ कर दिया था। अच्छा जी, तो क्या क्या बताया आपने? वजीहा ने बताया कि सिर्फ गैसेस और लिक्विड को अलाउ करता है। नहीं नहीं नहीं, ये सही जवाब नहीं है। फराज, तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। पूरे सेल में सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है, लेकिन अगर जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है ना, तो सेल वॉल इज ऑलवेज नॉन लिविंग। ये बताया था मैंने। चलिए भाई, अब मैं आप लोगों को सही जवाब बता देती हूँ। तो समझ ले, ये आप लोगों के पास सेल वॉल है, सही है? यहाँ पे भी सेल वॉल है और ये भी आप लोगों के पास एक सेल वॉल है, सही है? अब परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सेल वॉल अपने अंदर से हर चीज को गुजरने देती है। जो चीज भी
इसके पास आती है ना, वो सबको अंदर भेज देती है कि जाओ भाई जाओ, तुम सेल के पास चले जाओ, सेल के अंदर चले जाओ। सही है, ये चीज कहलाती है परमिएबल। सेमी का मतलब क्या होता है? मैं आपने यही बताया था बेटा, कहाँ बताया है आपने? अच्छा मुझे नहीं मिला, एक मिनट में देखती हूँ जरा। अच्छा नूरुलैन ने बताया भाई, सॉरी वो मुझसे मैसेज मिस हो गया। हाँ भाई एक्सेलेंट आंसर, आपने बिल्कुल सही बताया था कि वो सबको जो है अलाउ कर देता है पास होने के लिए। सही भाई, एक्सेलेंट आंसर। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, यानी कुछ चीजों को गुजरने देगा सेल, कुछ चीजों को गुजरने देगा, लेकिन कुछ चीजों को ये रोक देगा। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो हर चीज को गुजरने दे वो क्या कहलाती है? परमिएबल, किसी चीज को नहीं रोकती जाने से। सेमी परमिएबल क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को अलाउ करे गुजरना और कुछ चीजों को रोक दे कि भाई तुम नहीं जा सकते। सख्त पुलिस है, ठीक है भाई, कुछ लोगों को अलाउ कर रही है कि भाई तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, और कुछ चीजों को बोले भाई तुम रुक जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है अंदर। सही है, तो परमिएबल की एग्जाम्पल क्या है बेटा? सेल वॉल। परमिएबल की एग्जाम्पल क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल हर चीज को गुजरने देती है। सही है भाई, किसी चीज को गुजरने से नहीं रोकती। जबकि सेमी परमिएबल की एग्जाम्पल क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ चीजों को गुजरने देती है अपने अंदर से और कुछ चीजों को गुजरने से रोक देती है। सही है, और नूरुलैन ने बिल्कुल एक और जवाब भी बिल्कुल सही बताया, ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी भी चीज को अलाउ ना करे गुजरने के लिए, ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? इम्परमिएबल, कुछ भी गुजर नहीं सकता उससे। सही है, और ऐसी कोई मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारी बॉडी में तो खैर, एनिमल बॉडी में तो सारी सेल वॉल तो होती नहीं है, तो सारी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। जबकि प्लांट के अंदर सेल वॉल भी क्योंकि मौजूद होती है तो सेल वॉल परमिएबल होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो सेमी परमिएबल होती है। किसी को कोई मसला समझ में आया सबको? परमिएबल और सेमी परमिएबल। अब जब सेल मेम्ब्रेन की बारी आएगी ना तो मैं सेमी परमिएबल इतना ज्यादा नहीं समझाऊंगी, मैंने अभी समझा दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया अभी क्वेश्चन कर लें। चलिए जी, अब मेरा आप लोगों से एक और सवाल है, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है भाई, इसका जवाब इंशाल्लाह देंगे आप लोग। जब सेल वॉल परमिएबल है, यानी वो सब चीजों को गुजरने दे रही है, तो सेल मेम्ब्रेन कैसे रोक लेती है? सेल वॉल क्यों नहीं रोक पाती चीजों को? जैसे सेल मेम्ब्रेन रोक देती है ना कि भाई तुम गुजरो, तुम रहने दो, तुम रुक जाओ, सेल वॉल क्यों नहीं रोक पाती चीजों को गुजरने से? कोई इस बात का जवाब दे सकता है? कोई बता सकता है कि सेल वॉल क्यों नहीं रोक पाती चीजों को गुजरने से? नो, पोर्स वाला तो चक्कर ही नहीं है ना आयशा, पोर्स वाली मामला ही नहीं है। एक किसी ने ऊपर अभी जवाब दिया है, किसने जवाब दिया था? वजीहा ने जवाब दिया है, और फराज ने जवाब दिया भाई, और इकरा ने जवाब दिया। जबरदस्त भाई, एक्सीलेंट आंसर। अब देखिए भाई, इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि आपका दोस्त आपके सामने जिंदा बैठा हुआ है, सही है भाई, सही सलामत बैठा हुआ है, आपने रखकर उसके मुंह पे थप्पड़ दिया, तो वो आप मतलब देने वाले थे थप्पड़ उसके मुंह पे, वो आपको रोकेगा थप्पड़ मारने से या नहीं रोकेगा? क्योंकि वो लिविंग है ना। लेकिन अगर आपके सामने कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप उस डेड बॉडी के साथ जो भी कर ले, कितना भी मार पीट ले, उठा के पटक दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, क्या वो आपको रोक सकती है? नहीं रोक सकती, क्योंकि वो नॉन लिविंग हो गई ना, अब मर मरा गई। या फॉर एग्जाम्पल चेयर रखी हुई है, अब चेयर को आप उठा के इधर से उधर रख दें, पटक दें, टेडी बियर फाड़ दें जैसे कि इकरा कह रही हैं तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपको रोक नहीं सकता ये करने से। सिमिलरली सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, तो नॉन लिविंग के पास ये सलाहियत नहीं होती कि वो चीजों को रोक सके।
सही है, जो आ रहा है वो उसके अंदर से गुजर जाता है। पोर्स तो होते हैं आयशा, लेकिन पोर्स रीजन नहीं है उसके परमिएबल होने का, सही है। उसका रीजन ये है कि वो नॉन लिविंग है, वो चीजों को रोक ही नहीं सकती अपने अंदर से गुजरने से। जबकि सेल मेम्ब्रेन क्योंकि लिविंग स्ट्रक्चर है, तो वो चीज वो अपना एटीट्यूड में रहती है भाई कि तुम गुजरोगे और तुम नहीं गुजरोगे। समझ में आ रही है बात, ये वाली मामला है। तो आगे चलें, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें तो। ओके, तो हमने पढ़ा कि सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है प्लांट, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई की। एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, नॉन लिविंग होती है, और नॉन लिविंग होने की वजह से ही ये कैसी होती है बेटा, परमिएबल होती है। अब इसकी कॉम्पोजिशन पे आ जाइए। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ये किस चीज से बनी हुई होती है। तो कॉम्पोजिशन इसकी क्या है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनी हुई होती है प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। कॉम्पोजिशन होती है नूरुलैन के सेल वॉल बनी भी किससे होती है, सही है। बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बनती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटीन क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिनके अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, शुगर्स, सही है। शुगर का पता है ना, सिंपल शुगर्स जो होती हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में बाद में, लेकिन अभी सिंपल इतना ही याद रख लें। तो बैक्टीरिया में ये बनी हुई होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। फंजाई में बनी हुई होती है ये काइटिन से। काइटिन क्या होता है, एक हार्ड केमिकल होता है, बड़ा ही सख्त किस्म का केमिकल होता है, जो फंजाई को बाहर से बड़ा सख्त बना रहा होता है, सही है। तो काइटिन से बनी हुई होती है। और प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से, सही है। सेल्यूलोज क्या होता है, फाइबर्स, और पेक्टिन मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ भाई। प्लांट सेल के अंदर प्लांट, एल्गी और बैक्टीरिया और अपना साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। अब सेल्यूलोज और पेक्टिन होते किस तरह से, तो ये हमने एक छोटा सा पीस लिया प्लांट की सेल वॉल का, सही है। इस छोटे से पीस के अंदर जो सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं ना, बनाने दें मुझे पहले। आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम बनी हुई है ये वाली। अच्छा जी, तो सेल्यूलोज जो होता है आपके प्लांट्स में, वो मौजूद है इस तरह से जिग-जैग मैनर में, एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं सेल्यूलोज के फाइबर्स।
और पेक्टिन क्या करता है बेटा, पेक्टिन सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है। ये जगह जगह पे सीमेंट की तरह लगा हुआ होता है ताकि सेल्यूलोज फाइबर्स को जगह पर बाइंड कर सके। सबको नजर आ रहा है? जी बेटा, ये आपको पता चला है, ये पूरा 2 महीने में खत्म होगा आपका चैप्टर। ये आपकी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, सही है भाई। तो जो पेक्टिन होता है ना, वो सेल्यूलोज फाइबर्स को इस तरह से बाइंड करने का काम कर रहा होता है, सीमेंटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। क्लियर हो रही है सबके बात? ये स्ट्रक्चर है प्लांट की सेल वॉल का। सेल्यूलोज जिगजैग पैटर्न में मौजूद होती है और उसके पास पेक्टिन जो होता है ना, वो सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है। सीमेंट देखिए ना, ईंटों को जोड़ने का काम करती है। इसी तरह से पेक्टिन जो होता है, पेक्टिन का एक और नाम होता है कैल्शियम पेक्टेट। पेक्टिन को कैल्शियम पेक्टेट भी बोलते हैं, सही है। और इसका काम क्या होता है, ई आता है यहाँ पे, कैल्शियम पेक्टेट। इसका काम क्या होता है भाई, ये सेल्यूलोज के फाइबर्स को जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग एजेंट होता है ये, सीमेंटिंग एजेंट। सबको क्लियर हो गई ये बात? ये है प्लांट की सेल वॉल का स्ट्रक्चर। एनी प्रॉब्लम, एनी मसला? ओके फाइन। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप लोगों के सिर्फ 4 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, ठीक है। तो सेल वॉल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अभी उसका स्ट्रक्चर भी समझना जरूरी है सही से। तो अगर आप लोगों का यहाँ तक में कोई सवाल है तो कर ले, वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं और कल के लिए सुन लें। कल आप लोग, कल तो खैर ऑफ है भाई, थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, सही है। आपने अच्छे से याद करना है। देखिए मैं आप लोगों को साथ साथ याद करवा रही हूँ, सही है, साथ साथ इसीलिए याद करवा रही हूँ, ये चैप्टर हद से ज्यादा बड़ा है, आप लोग एक साथ याद नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी आप लोगों का टाइम अब बहुत ज़ाया हो चुका है, क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट हुई हैं, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को टॉपिक्स दे रही हूँ ना कि नेक्स्ट क्लास तक ये पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास तक ये पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग पढ़कर रखें, ये आप लोगों को बहुत फायदा देगा आगे, वरना नुकसान आप ही लोगों का होगा। तो ये बोल रही हैं नूरुलैन के इस डायग्राम के बारे में दोबारा समझा दें। ये जो आपको जिगजैग लाइनें दिख रही है ना ब्लैक कलर में, जो एक के ऊपर एक जा रही है, ये क्या है, सेल्यूलोज, सही है। प्लांट सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। तो ये जो जिगजैग लाइंस जा रही है ना बेटा, ये क्या है, सेल्यूलोज, सही है। और ये जो मैंने प्यारी से डॉट डॉट बनाया ना, ये जो उनको जोड़ने का काम कर रहा है, सीमेंटिंग एजेंट का जो काम कर रहा है, ये चीज क्या है, पेक्टिन या फिर कैल्शियम पेक्टेट, जो कि इनको सीमेंट की तरह जोड़ रहा होता है, सही है, सीमेंट का काम करता है। अब समझ में आई नूरुलैन? ये प्लांट की सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। बता दे भाई जल्दी से नूरुलैन, अगर समझ में आ गया है तो सही है भाई। तो यहाँ पे हम क्लास को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जो डिफरेंसेस है वो, और सेल थ्योरी पढ़कर आनी है आप लोगों ने, मैं टेस्ट लूंगी आपका, ठीक है। तो और बस भाई इतना ही था, ख्याल रखिएगा अपना आप लोग सब। अल्लाह हाफिज।